तो इस तरह से एग्जाम्पल्स थे। अब जैसे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि ये आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, सेंसिटिविटी और इस तरह के जो प्रॉब्लम आती है, तो इन सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए इम्यून्स, ये रिएक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी की रिएक्शन है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी है, इसलिए इन्फ्लामेशन शो हो रहा है, एलर्जी शो हो रही है और सेंसिटिविटी शो हो रही है। लेकिन इनको सप्रेस करने के लिए आपकी बॉडी में से एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है। लेकिन कभी कभी हमको सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए बाहर से भी कोर्टिसोल हार्मोन की इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो गया, बहुत सारा ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, कफिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण से सांस लेने में तकलीफ है, तो उस समय हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि फीमेल के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण से पिंपल्स हो गए, ठीक है, फेसेस पे बहुत सारे, ये फीमेल है, ब्यूटीफुल फेस है और इस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। अब ये फीमेल क्या करेगी, पिंपल्स को सप्रेस करने के लिए बीटा मेथाजोन का ऑइंटमेंट लगाएगी। बीटा मेथाजोन का ट्यूब मार्केट से ले आएंगे और ये ट्यूब यहाँ पे लगाने से 2-3 दिनों में ये पिंपल्स गायब हो जाएंगे। क्लियर। मोमेटासोन, तो बीटा मेथाजोन, मोमेटासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब क्या है, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, जो कि ये अंदर जो बनते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं और ये एंडोजिनस कोर्टिसोल हार्मोन कहलाते हैं। लेकिन ये जो हैं ये आप बाहर से ले रहे हो और ये एक्सोजिनस कोर्टिसोल कहलाते हैं। क्लियर। या तो आपकी ग्लैंड का ज़्यादा फंक्शन करना, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका ग्लैंड का ज़्यादा फंक्शन करना और एंडोजिनस कोर्टिसोल का बढ़ जाना, या फिर आप लंबे समय तक इन मेडिसिन्स का उपयोग कर रहे हो। लंबे समय तक हो सकता है अस्थमा वाले पेशेंट को लंबे समय तक हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन चल रहे हैं, जिनको बार बार पिंपल्स आते हैं वो बीटा मेथाजोन बार बार यूज़ कर रहे हैं, मोमेटासोन बार बार यूज़ कर रहे हैं। लंबे समय तक इन मेडिसिन्स का यूज़ करने से इनका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये तो यहाँ पे नेचुरली बढ़ा, लेकिन आर्टिफिशियली मानव के द्वारा भी ये एंडोजिनस इंजेक्शन लंबे समय के द्वारा लगाने से भी ये बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके ब्लड के अंदर जो कोर्टिसोल नॉर्मल लेवल रहता है, अर्ली मॉर्निंग की बात करें, अर्ली मॉर्निंग में यदि चेक किया जाए तो 10 से 20 माइक्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेशनल एक यूनिट है ये, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको। 4 PM पे यदि चेक किया जाए, शाम को 4 PM पे चेक किया जाए तो ये 3 से 4 मिलेगा। और लेट नाइट की बात करें तो ये लेस देन, ठीक है, नाइट में बात करें तो लेस देन 5 मिलेगा। यदि इससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इस लेवल से कुछ ज़्यादा मिलता है तो उसको हम कहेंगे हाइपर कोर्टिसोलिज्म। उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कोर्टिसोलिज्म। क्लियर। ये हो गया कुशिंग सिंड्रोम। क्लियर। इंटरनली भी कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो सकते हैं ग्लैंड के ट्यूमर होने से, ग्लैंड के ज़्यादा काम करने से, या कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से। ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका ज़्यादा सिक्रेशन होना, तो ये इसको ऑर्डर करेगी, ये ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा। क्लियर। और बाहर से आप ये लेते हो, एक्सोजिनस आप ये लेते हो सप्रेशन करने के लिए। तो कैसे भी करके यदि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और कोर्टिसोल लेवल के बढ़ने से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो अपन क्लिनिकल फीचर में डिस्कस करेंगे। उन सभी को ग्रुप में हम क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम या हाइपर कोर्टिसोलिज्म। और यदि कोर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाए, ठीक है, कोर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाए तो उस डिजीज को हम कहेंगे एडिसन डिजीज। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन।
तो कुशिंग सिंड्रोम इज द हाइपरकोर्टिसोलिज्म। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम की इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन इन ब्लड के अंदर आपके कोर्टिसोलिज्म का हार्मोन बढ़ जाएगा। समटाइम इट इज कॉल्ड हाइपर कोर्टिसोलिज्म, समटाइम इट इज कॉल्ड हाइपर कोर्टिसोलिज्म। क्लियर। इसके बाद ये मोस्ट कॉमनली अकर्स इन अडल्ट। ये एडल्ट में ज़्यादा होता है, एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, ज़्यादा पाया गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग। और एडल्ट में भी 20 ईयर्स टू 50 ईयर्स की जो एज है इन पीपल्स में ज़्यादा देखने को ये मिलता है। और प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 10 to 15 मिलियन प्रति वर्ष इसके केस मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कुशिंग सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन। इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, कॉज्ड बाय, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन आप लंबे समय तक ले रहे हो, हाइड्रोकोर्टिसोन लंबे समय तक ले रहे हो, बीटामेथाजोन लंबे समय तक ले रहे हो, मोमेटासोन लंबे समय तक ले रहे हो, डेक्सोमिथाजोन लंबे समय तक ले रहे हो। तो ये मेडिसिन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है। और इनका लंबे समय तक यूज़ करने से इम्यून सिस्टम तो सप्रेस होता ही होता है, इम्यून सिस्टम तो खराब होगा ही होगा, साथ में कुशिंग सिंड्रोम भी हो जाता है। क्लियर। एक चीज़ और इसके अंदर आप नोट कर सकते हो कि इन अवर बॉडी corticosteroid may be increased by abnormality of adrenal gland, abnormality of adrenal gland, adrenal gland के abnormality से भी ये लेवल बढ़ सकता है। क्लियर। एक छोटी सी चीज़ और कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसने क्या रिलीज किया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्शन करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, कोर्टिसोल रिलीज करती है। अब यदि ये बढ़ेगा तो इसको ऑर्डर मिलेगा और ये बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ा हुआ है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा इसको, तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। तो लेवल को मेंटेन करने के लिए साइकिल चलती रहती है। ये सारे पॉइंट्स जो है इंट्रोडक्शन के हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन और हाउ वी कैन डिफाइन द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन कैसे लिखी जाए। तो कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है, डिफाइन कुशिंग सिंड्रोम, 2 मार्क्स, 2 से है ना 2 मार्क्स करके से कोष्टक बना के दे देगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में ये लिखना है कि कुशिंग सिंड्रोम इज हार्मोनल डिसऑर्डर। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा। हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी तो, कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, टू द कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल जो है वह प्रोलॉन्ग लंबे समय तक एक्सपोज्ड हो तो आपको क्या हो सकता है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो सकता है।
सम टाइम इट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। ये सारी चीज़ें आपको इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड कर देनी है। तो ये मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत सिंपल है। लेकिन कैरेक्टराइज्ड बाय जो सिम्टम लिखते हैं हम डेफिनेशन में, वो इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि सिम्टम इसके बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इटियोलॉजी क्या है इसकी, कुशिंग सिंड्रोम होता क्यों है, इटियोलॉजी। क्लियर, कॉजेज। तो कॉजेज के लिए पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुशिंग सिंड्रोम जो है, ठीक है, ये टू मच, बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन लेने से होता है। फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो, कंजम्पशन ऑफ टू मच corticosteroid medicine, consumption of too much corticosteroid medicine such as, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, डेक्सोमेथाजोन, ठीक है। दूसरा है बीटामेथाजोन, तीसरा है मोमेटासोन, ठीक है। और हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते हैं, ये मोमेटासोन, ये सब क्या है, ये ऑइंटमेंट के रूप में आपको स्किन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को रोकने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। और इंजेक्शन के रूप में हाइड्रोकोर्टिसोन। अब कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि अस्थमा हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के पेशेंट ऐसे जिनको इन्फ्लामेशन के कारण से म्यूकस सिक्रेशन होता ही रहता है, और लाइफ सेविंग के लिए एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, एयरवे को ओपन रखने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको रूटीनली या रेगुलरली हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन लगते रहते हैं। तो इसलिए हमको इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है कि कहीं इनको क्या नहीं हो जाए, कुशिंग सिंड्रोम नहीं हो जाए, ठीक है। इस तरह की मेडिसिन्स का प्रोलॉन्ग कंजम्पशन क्या क्रिएट करता है, कुशिंग सिंड्रोम करता है। अस्थमा हो गया, और मैं आपको बता दूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इस तरह के, क्योंकि ये सब इन्फ्लामेशन है, एलर्जी है, इनको सप्रेस करने के लिए चीज़ें चलती हैं। स्किन रिलेटेड जो पिंपल्स हैं उसमें बीटामेथाजोन, मोमेटासोन ये मोस्ट ऑफ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और डेक्सोमेथाजोन आपको पता ही है, डेकाडोन नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। तो इसको अपन पूरा लिखेंगे कि यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो ये अपने हार्मोन के सिक्रेशन क्या करेगी, बढ़ाएगी, क्योंकि सेल का क्या हो गया है, सेल अपने नंबर में बढ़ गई है, एबनॉर्मली ग्रोथ करी है सेल ने, तो अपना प्रोडक्शन क्या करेंगी, वो बढ़ाती है, ठीक है। और वो क्या क्रिएट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ACTH का सिक्रेशन ज़्यादा करेगी, क्या करेगी, ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बढ़ने से कोर्टिसोल हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, कुशिंग डिजीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण से हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो ठीक है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हाइपरप्लेसिया हुआ है। क्या हुआ है, एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, समझना। एड्रिनल हाइपरप्लेसिया मीन्स एड्रिनल ग्लैंड की जो लेयर्स हैं, यहाँ की जो सेल हैं, इनके अंदर एबनॉर्मली नंबर में और साइज में है, ठीक है। आपको पता ही है, सेल यदि नंबर में बढ़ जाती है तो हाइपरप्लेसिया, साइज में बढ़ जाती है तो हाइपरट्रॉफी। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, उसकी जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो अपने नंबर में बढ़ गई है, और अपने नंबर में बढ़ गई हैं तो अपना प्रोडक्शन भी क्या कर देंगी, ओवर प्रोडक्शन कर देंगी, ज़्यादा बनाएंगी, ओवर प्रोडक्शन करेंगी। क्या करेंगी, ये ओवर प्रोडक्शन। और ओवर प्रोडक्शन किसका करेंगी, कोर्टिसोल हार्मोन का, कोर्टिसोन का।
कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन तीनों का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी और उस कारण से क्या हो जाएगा, कुशिंग डिजीज हो जाएगा। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का हो गया। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये ओवर प्रोडक्शन हो गया तो इसको सर्जिकली क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो एड्रिनलेक्टोमी किया जाता है, ठीक है, एड्रिनलेक्टोमी, जिसको अपन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी है कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है मतलब कुछ समय के लिए ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं, लेकिन वो परमानेंट कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्कोहलिज्म जो कंडीशन रहती है, ठीक है, एल्कोहलिज्म में क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से क्या होता है, टेम्पररी इंक्रीज द कोर्टिसोल हार्मोन, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, अस्थायी, ठीक है, टेम्पररी, कुछ समय के लिए कोर्टिसोल बढ़ जाता है और हमको प्रतीत होता है कि इसे क्या है, कुशिंग डिजीज है। इसे क्या है, कुशिंग डिजीज, क्योंकि उसमें कुशिंग सिंड्रोम, कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है, अस्थायी रूप से। लेकिन इस तरह के फीचर को, इस तरह की कंडीशन को अपन कहते हैं स्यूडो कुशिंग सिंड्रोम। स्यूडो क्या कहेंगे, स्यूडो, स्यूडो मतलब प्रतीत होना या फाल्स, गलत, झूठा कुशिंग सिंड्रोम। यदि मैं खड़ी लैंग्वेज में बात करूं तो झूठा कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी यदि मॉनिटर बीपी बढ़ा हुआ बताता है तो उसको हम स्यूडो हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है। फीवर नहीं है, फिर भी टेम्परेचर में फीवर प्रेजेंट हो रहा है या पर्सन को लग रहा है कि उसे बुखार है, तो उसे स्यूडो हाइपर पायरेक्सिया या स्यूडो पायरेक्सिया कहेंगे। तो इसी तरह कुशिंग सिंड्रोम टेम्पररी यदि आ जाता है एल्कोहलिज्म के कारण से, उसको हम कहेंगे स्यूडो कुशिंग सिंड्रोम। ये सब हो गया इटियोलॉजी। नेक्स्ट लेंगे क्लिनिकल फीचर्स। अब आई बात समझ में, है ना। क्लिनिकल फीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल फीचर ज़्यादा हैं, इसलिए इसके लिए अपन नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। क्लियर? तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम।